हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसको हम लोग कंप्लीट रूप से देखेंगे, पदार्थ यानी मैटर को। आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि दिखाई दे रहा होगा फर्रेट से। यहाँ पे जो है ये पदार्थ लिखा है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको। ये पदार्थ जो है आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा। आज हम बात करेंगे कंप्लीट रूप से पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ यानी मैटर के बारे में। कंप्लीट रूप से कितने पार्ट होता है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। आप किसी भी क्लास में है या किसी भी बोर्ड से हैं तो ये टॉपिक जो है ओवरव्यू आपका माइंड में एकदम क्लियर हो जाएगा कि पदार्थ का कितना प्रकार है और कितने भेद है। यदि आप लोग जीएस पढ़ना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। जीएस यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, यदि ये सातों सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं आप लोग हमारे चैनल पे इस वीडियो में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं अखंड भारत शिक्षा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का जबरदस्त वीडियो देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो आज हम बात करेंगे रसायन विज्ञान के बाद का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है पदार्थ यानी मैटर। तो देखिए, रसायन विज्ञान क्या है? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है, क्योंकि यदि आप कोई भी स्टूडेंट इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो उसको भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ जाता है, या डॉक्टर की तैयारी कर रहा है तो उसको भी केमिस्ट्री पढ़ना पड़ जाता है। यानी वास्तव में समझिए कि विज्ञान का जो क्या है, आधार है। यानी विज्ञान को सपोर्ट करता है। विज्ञान के विभिन्न विषयों को पढ़ने में ये क्या करता है? मदद करता है। यदि केमिस्ट्री की जानकारी रही तो और अन्य विषय पढ़ने में क्या रहता? आसान रहता साइंस का। तो आज हम बात करेंगे, तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि विज्ञान का विज्ञान क्यों कहा जाता है। तो क्योंकि एक साधारण सी बात है कि एटम जो है ना, एटम कोई भी चीज पढ़िए आप उसमें एटम आ जाता है, ठीक है। और एटम किस में पढ़ा जाता है? मुख्यतः तौर पे केमिस्ट्री में। विज्ञान का रसायन विज्ञान का जनक लेवेसियर को माना गया। किसे माना गया? लेवेसियर को माना गया। रसायन विज्ञान का जनक लेवेसियर को माना गया। और भारतीय रसायन शास्त्र के जनक पीसी राय को माना गया। क्या माना गया? पीसी राय को। अब बात करते हैं पदार्थ। ये पदार्थ जो है ना, पदार्थ को मुख्य रूप से दो आधारों पर बांटा गया। एक फिजिकल स्टेट यानी भौतिक आधार, और दूसरा रासायनिक आधार और केमिकल स्टेट। यानी फिजिकल स्टेट होता है बाहर, यानी बाहरी से कैसा दिखने में कोई वस्तु या पदार्थ है, उसका आकार क्या है, रंग क्या है, साइज क्या है, तो वह क्या होगा? भौतिक परिवर्तन। वही रासायनिक आधार क्या है? वह हो गया क्या? भौतिक आधार। वही बात करते हैं रासायनिक आधार। तो रासायनिक आधार क्या होता है कि कोई भी पदार्थ या वस्तु अंदर से उसके कौन कौन से संगठन, कौन कौन से तत्व से मिलके बना है, किन किन चीजों से मिलके बना है, उनका आंतरिक गुण, वही क्या कहलाता है? रासायनिक आधार। अब बात करते हैं भौतिक आधार पे। पहले हम पदार्थ को समझ लेंगे और फिर उसके बाद रासायनिक आधार पे समझेंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले भौतिक आधार। भौतिक आधार पे पदार्थों को जो मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, द्रव को लिक्विड, गैस को गैसे बोला जाता है, प्लाज्मा। बोस-आइंस्टीन बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, इसका फुल फॉर्म होता है बीईसी का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब बात करते हैं, हम समझाने का कोशिश करते हैं। भौतिक आधार और रासायनिक आधार आप लोगों को समझ में आया होगा। भौतिक आधार होता है बाहर से कोई भी पदार्थ कैसा दिखने में है, उसका आकार क्या है, आयतन क्या है, स्थान क्या है, रिक्त स्थान क्या है, या अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, उसके आधार पे देखेंगे। वही रासायनिक आधार है क्या? वो किन किन चीजों से मिलके बना है, उसका गुण क्या है, लक्षण क्या, आंतरिक गुण, इंटरनल, ये एक्सटर्नल है। अब बात करते हैं ठोस के बाद। ठोस का आकार, ये तीनों को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, और ये दोनों तो 1 सेकंड का काम है। तो देखिए ठोस क्या है। ठोस का हम आकार देखेंगे, और फिर द्रव का आकार देखेंगे, और गैस का आकार। इसी तरीका से ये 5 पॉइंट समझेंगे। देखिए ठोस, आप अपने सामने कहीं पे देखिए, ठोस का आकार क्या है? निश्चित है। आकार क्या रहता है? निश्चित रहता है। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को हम ये हाथ में है तो इस ऐसा ही आकार है। इधर की यानी स्थान चेंज करने के, स्थान बदलने पर इसका आकार नहीं बदल रहा, तो उसको क्या बोलेंगे? ठोस बोलेंगे। आप अपने आसपास कोई भी वस्तु देखिए जिसका स्थान चेंज कीजिए, यानी एक जगह से दूसरे जगह रखिए, या एक बर्तन से दूसरे बर्तन में रखिए, उसका जब आकार नहीं बदल रहा है तो वह क्या है? ठोस है। सिंपल सी बात है, आप लोगों को समझ में आ गया हो वह क्या है? ठोस है। अब बात करते हैं द्रव का आकार। तो द्रव का आकार क्या होता है? बदलते रहता है। जैसे बोतल में पानी लीजिए
और वही पानी जो है किसी और अन्य बर्तन में रख दीजिए तो आकार बदल जाएगा। यानी जिसका आकार बदलेगा वह क्या है, द्रव है। सिंपल सा आकार बदल रहा है। द्रव का आकार क्या रहता है, अनिश्चित रहता है, यानी बदलते रहता है। और ठोस का आकार क्या रहता है, निश्चित रहता है। वही गैस का भी आकार क्या रहता है, अनिश्चित रहता है। अब किसी छोटे से बड़े से सिलेंडर में गैस भरा, उस सिलेंडर से हम छोटे छोटे सिलेंडर में कर देते हैं, तो ये नहीं कि आकार बदल रहा। या कोई छोटा सा सिलेंडर है, उसको एक कमरा में खोल दीजिए, गैस को पूरे खोल दीजिए, तो वह क्या होगा, उसका कण पूरे कमरे को घेर लेगा। यानी कि गैस के कण क्या होते हैं, फैलते हैं, ज्यादा फैलने की कोशिश करते हैं। सिंपली बात करें, साधारण से बात करें, तो गैस का भी आकार क्या रहता है, अनिश्चित रहता। यानी द्रव का आकार बात करते हैं तो निश्चित रहता, और ठोस और गैस का आकार अनिश्चित रहता। बात करते आयतन। आयतन का मतलब होता है कोई भी पदार्थ कितना जगह छेक रहा है। तो ठोस का आकार निश्चित रहता, ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। जैसे ये यहाँ पे जगह इतना छेक रहा है, तो हम इस हाथ पे रखे तो ये भी इतना जगह छेक रहा है। ये मार्कर यहाँ पे रखने के बाद इतने जगह छेक रहा, और ये हाथ पे भी रखने पर के बाद उतने जगह छेक रहा। यानी आप कोई भी ठोस वस्तु लीजिए अपने आसपास में, कुर्सी, टेबल या बेंच, डेस्क या मोबाइल, आप किसी जगह उसको रखिए तो वह स्थान उतना ही छेकेगा, दूसरे जगह रखने पर भी स्थान उतना ही छेकेगा। यानी ठोस का आयतन भी क्या रहता है, निश्चित रहता है। आयतन का मतलब होता है कितना जगह छेक रहा है। वही द्रव का बात करते हैं तो द्रव का आयतन क्या रहता है, द्रव का आयतन हमेशा निश्चित ही रहता है। द्रव का भी आयतन क्या रहता है, निश्चित रहता है। जैसे मान के चले आप दूध कहीं से लाए, दूध किसी के यहाँ से लाए, तो 1 लीटर लाते हैं तो घर पे भी आकर के 1 लीटर नहीं होता है, 1 लीटर जगह छेकता है। गैस लाए 1 लीटर तो गैसो 1 लीटर जगह छेक रहा है। तो यानी कि द्रव का आयतन भी क्या रहा है, निश्चित है। द्रव का आयतन भी क्या है, निश्चित है। वही बात करते हैं गैस का आयतन, यानी बोले न कि गैस का आयतन बदलते रहता है। अब गैस का आयतन कैसे बदलता है, अब कहीं पे आप क्या कहते हैं, गैस का आयतन कहीं पे आप 1 लीटर सिलेंडर में गैस भराए, और वह सिलेंडर आने के बाद आपके कमरे में खुल गया, तो सिलेंडर का गैस जो है, गैस सभी जगह क्या होगा, फैल जाएगा, सभी जगह फैल जाएगा। यानी उस पूरे जगह को क्या किया, छेक लिया। इसका मतलब ये नहीं, वो पूरे जगह को छेक लिया, इसलिए ना उसका कण वहां पे दिखाई दे रहा है। तो अतः आप क्या समझे कि ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता, द्रव का आकार अनिश्चित रहता लेकिन आयतन निश्चित रहता। गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहता है, यानी आकार हमेशा बदलते रहता है। इसको जिस गैस और द्रव को जिस बर्तन में रखिएगा उस बर्तन का आकार ले लेगा, जिस चीज में रखिएगा उस चीज का क्या लेगा, आकार ले लेगा। वही आयतन की बात करें तो आयतन ठोस और द्रव का आयतन निश्चित रहता है, लेकिन गैस का आयतन बदलते रहता। यानी आयतन और आकार और आयतन समझ में आ गया। रिक्त स्थान का मतलब खाली जगह, यानी कण ज्यादा क्या है, कण के बीच में आकर्षण बल नहीं है। तो सिंपल सा बात समझिए कि ठोस का कण क्या है, बहुत नजदीक है, तो ठोस में क्या होगा, रिक्त स्थान कम होगा, बहुत कम होगा, नाम मात्र होगा। जैसे इसमें मार्कर है, तो मार्कर में देखिए कहाँ है, छोटा छोटा छिद्र भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे ये बोर्ड है, बोर्ड पर भी नहीं दिख रहा, बोर्ड भी क्या है, ठोस है। तो यानी कि सिंपल सा समझे, ठोस में रिक्त स्थान ना के बराबर रहता है, यानी नगण्य होता है, ना के बराबर नहीं, नगण्य होता है। वही द्रव में थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि द्रव में हम चीनी को घुला सकते हैं या नमक को घुला सकते हैं, और ज्यादा मात्रा में देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा। कम देंगे तो घुल के आराम से पानी का सतह ऊपर नहीं उठेगा। तो सिंपल ऐसा। और द्रव में हम अपने पूरे शरीर को भी डुबकी मार के नहा सकते हैं, तो यानी कि द्रव में प्रवेश कर सकते हैं। तो द्रव में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, ठोस की तुलना में ज्यादा होता है। द्रव में ठोस की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है रिक्त स्थान। वही बात करते हैं गैस में, गैस का कण क्या है, बहुत ज्यादा दूर तक क्या है, फैला। तो गैस में देखिए यहाँ पे हवा है, हम पूरे शरीर आराम से प्रवेश कर जाते हैं गैस के अंदर। यानी गैस के अंदर रिक्त स्थान का भवंडर है, पूरे कण बहुत दूर है। तो रिक्त स्थान क्या रहता है, गैस में सबसे ज्यादा रहता है। वही द्रव में गैस की तुलना में कम रहता है, ठोस में नए के बराबर रहता है। रिक्त स्थान समझ गए होंगे, रिक्त स्थान मतलब खाली जगह। अंतराण्विक आकर्षण बल, तो जिसमें कण ज्यादा रहेगा उसका अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होगा, अधिक होगा। तो ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है, अधिक है, क्योंकि इसमें कण ज्यादा नजदीक है। तो नजदीक रहने की वजह से इसमें क्या रहता है, अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक है।
अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक है। अंतराण्विक आकर्षण बल का मतलब होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का मतलब होता है कण जो है ना अपने आसपास के आकर्षण बल से जुड़ा है। कैसे जुड़ा है? तो जिसमें ज्यादा कण रहेगा तो उसमें ज्यादा बल रहेगा, सिंपल सा। ठोस में ज्यादा कण रहता है तो ठोस का अंतराण्विक आकर्षण बल क्या है? बहुत अधिक है। द्रव में ठोस की तुलना में थोड़ा सा कम है, और गैस में सबसे कम है। गैस में क्या है? सबसे कम, क्योंकि रिक्त स्थान बहुत ज्यादा है और क्या कहते हैं कणों की सघनता बहुत कम है। कण क्या है? बहुत कम है। तो यह क्या है? गैस में सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल, द्रव में गैस की तुलना में ज्यादा रहेगा अंतराण्विक आकर्षण बल, ठोस में सबसे ज्यादा रहेगा। अच्छा, अब बात करते हैं संपीडिता। संपीडिता का मतलब कोई भी पदार्थ का आयतन घटा देना। जैसे ये देखिए, ये है नहीं, ये इसको बोलेंगे स्पंज। इस टाइप से इसमें दाब लगाए धीरे धीरे, इसका क्या हो गया? आयतन अपने आप क्या हो गया? आयतन इसका कम हो गया। अब फिर इसको छोड़े, ये तो अपनी पुनः अवस्था में आ जाता। क्यों आ जाता? क्योंकि इसमें वायु के कण, छोटे छोटे छिद्र में वायु के कण भरे रहते हैं, और इसको जब दबाते हैं तो वायु निकल जाता है, और फिर छोड़ देते तो वायु भर जाता है। तो इसका कोई मसले नहीं। ठोस भी है, ठोस कह सकते। लेकिन अब देखिए संपीडिता, ठोस को, अब ये ठोस को इसको दबा करके इसका आयतन कम कर सकते हैं? आयतन ऐसे दबा करके नहीं कर सकते, यानी ठोस क्या होता है? संपीड्य नहीं होता। द्रव को भी किसी भी विधि से दबा करके हम दाब लगा करके आयतन कम नहीं कर सकते, वो भी नहीं। गैस लेकिन संपीड्य होता है। आप एक सिरिंज लीजिए, सिरिंज में वायु भर करके उसका पिस्ट मुंह वाले से हाथ से ऐसे करके दबा करके ऊपर से क्या कर दीजिए, पिस्टन को दबाइए, तो वह यहां तक पूरा भरा रहेगा सिरिंज। तो पिस्टन जब दबाने के बाद आधा आ जाता है। तो इससे तात्पर्य हम समझे कि गैस क्या है? संपीड्य है, यानी गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, संपीडिता। आप लोगों को ठोस, द्रव और गैस तीनों का पांचों टॉपिक जो आता है ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते प्लाज्मा। प्लाज्मा कोई भी पदार्थ बहुत अधिक हीट है, यानी कि बहुत अधिक। जैसे लोहा है तो 6000 डिग्री सेल्सियस पे तापमान पे लोहा क्या है? 6000 डिग्री सेल्सियस पर, तो वह क्या? प्लाज्मा। या सूर्य का ताप ले लीजिए। सूर्य में जो पदार्थ है, या मान के चले सूर्य का में जो पदार्थ है या तारा में जो पदार्थ है, वह क्या है? प्लाज्मा अवस्था। यानी प्लाज्मा अवस्था क्या? बहुत पदार्थ की बहुत अधिक टेम्परेचर पर जो पदार्थ की अवस्था रहेगा उसको क्या बोलेंगे? प्लाज्मा अवस्था। बीईसी क्या है? जो बहुत ठंड अवस्था, जैसे 276 डिग्री सेल्सियस, -276 डिग्री सेल्सियस, जो बहुत ठंड टेम्परेचर में, यानी ठंडा, बहुत ठंडा रहेगा, वो ठंड अवस्था में जो पदार्थ की अवस्था रहता है उसको बीईसी कहा जाता है। लेकिन अभी तक इसका ज्यादातर खोज नहीं हुआ। प्लाज्मा वही तारा में, सूर्य में, और लोहा हो गया 6000 डिग्री सेल्सियस, 7000 डिग्री सेल्सियस। या पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के अंदर जो है रहता है पदार्थ की अवस्था, वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को फिजिकल स्टेट यानी भौतिक आधार पे पदार्थों का ये पांचों टाइप समझ में आया होगा। और इसका अलग अलग चैप्टर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। यदि आप लोग क्लास में जैसे कि 11th 12th में पढ़े होंगे तो ये सभी आप लोगों को जानकारी होगा। यदि नहीं पढ़े हैं तो 9th में थोड़ा सा भी रिव्यू ही लेना पड़ सकता है। ये टॉपिक ऐसे टॉपिक है जिनको जानना क्या हो जाता है? बहुत ही जरूरी हो जाता है। बोर्ड एग्जाम में भी ये सभी पूछा जाता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। इसलिए इसका पहले रिव्यू जानना जरूरी हो जाता है। और आयतन, रिक्त स्थान, अंतराण्विक आकर्षण बल, संपीडिता, ये सब के बारे में जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। रासायनिक आधार यानी फिजिकल स्टेट में पदार्थों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। फिजिकल स्टेट में पदार्थ को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। तत्व यानी एलिमेंट्स, दूसरा है यौगिक यानी कंपाउंड, तीसरा क्या है? मिश्रण अर्थात मिक्सचर। तो हम बात करते हैं तत्व यानी एलिमेंट्स। कोई भी पदार्थ जो है ना, पदार्थ की शुद्धतम अवस्था, यानी जो जब समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ, ये क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जैसे सोडियम एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ है, वह क्या है? सोडियम है। क्लोरीन है, सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ को क्या बोलेंगे? क्लोरीन बोलेंगे। और समान प्रकार के हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन यहाँ इतना लीजिए या सोडियम इतना लीजिए, तो उसमें खोजिएगा तो सिर्फ सोडियम का परमाणु मिलेगा। क्लोरीन इतना लीजिए और खोजिएगा तो सिर्फ क्लोरीन का परमाणु मिलेगा। या हाइड्रोजन बोलिए या ऑक्सीजन बोलिए, इसमें आप लोग खोजिएगा तो सिर्फ हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का परमाणु मिलेगा, फिर ऑक्सीजन में ऑक्सीजन का परमाणु मिलेगा। यानी आप लोगों को समझ में आ रहा है कि सब एक ही प्रकार का क्या है? परमाणुओं से मिलकर बना
पदार्थ को क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ को क्या बोला जाएगा? तत्व, यानी जिसे इंग्लिश में हम बोलेंगे एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड। कंपाउंड यही जो है ना, यही तत्व अलग अलग था। ये जैसे Na और Cl ये अलग अलग था। तो ये क्या अलग था? तो सोडियम को देखा गया तो ये तत्व था, क्लोरीन को देखा गया तो कथी था? तत्व था। अब यही एक साथ संयोग कर लिया, जैसे Na जो है एक इलेक्ट्रॉन दिया किसको? Cl को। तो ये संयोग करके रासायनिक केमिकल रिएक्शन हुआ तो बन गया क्या? NaCl। तो NaCl जो बना नमक बन गया। अब NaCl जैसे ही बना, NaCl जैसे ही बना तो हम उसको क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक पदार्थों से बने पदार्थ को क्या बोलेंगे? दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिल बने पदार्थ को क्या बोलेंगे? यौगिक। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से बने पदार्थ को क्या बोलेंगे? यौगिक। जैसे हाइड्रोजन अलग था और फिर ऑक्सीजन अलग था, तो यहाँ पे H2O बन गया। H2O यहाँ पे क्या है? यौगिक है। फिर AgBr क्या है? यौगिक है। यानी तत्व के ही मिलने से क्या बनता है? यौगिक बनता है, यानी कंपाउंड बनता है। तो कई सारे तत्व एक साथ मिल जाएगा, मिलने के बाद उसका सूत्र जो होगा वह क्या हो जाएगा? यौगिक हो जाएगा। अब बात करते हैं मिश्रण के बारे में। तो मिश्रण का कोई सूत्र नहीं होता। जैसे मिश्रण का मतलब कोई चीज मिला है, हवा है, तो हवा में ढेर सारे तत्व मिला है, ढेर सारे हाइड्रोजन, क्या कहते हैं हवा में क्या मिला? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस भी मिला है। तो ढेर सारे चीज जब मिलके बना रहेगा उसको क्या बोलेंगे? मिश्रण। और उसी प्रकार रक्त हो गया, रक्त भी कई चीजों से मिलके बना है, तो ये क्या है? मिश्रण है। अब बात करते हैं दूध। दूध भी प्रोटीन, वसा और जल और अन्य तत्वों से मिलके भी बना रहता है, तो क्या हो गया? वो मिश्रण हो गया। तो यानी ढेर सारे चीज से मिलके जब बना रहेगा तो वह क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। वही जब निश्चित अनुपात में से मिलके बना रहेगा और दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों से मिलके बना रहेगा, वह क्या कहलाएगा? यौगिक कहलाएगा। और एक ही प्रकार के तत्वों से मिलके बना रहेगा, वह क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तत्व का प्रकार पढ़ेंगे, फिर यौगिक का प्रकार और मिश्रण का प्रकार। अब बात करते हैं तत्व। तत्व क्या है? तत्व का तीन प्रकार बांटा गया: धातु, मेटल और अधातु, नॉन मेटल और उपधातु, मेटलर्जी। तो देखिए धातु क्या है? धातु जो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? चालक होता है, यानी चालक होता है। तो जैसे लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी क्या है? विद्युत और ऊष्मा का क्या है? बहुत ही अच्छा चालक है, बहुत ही क्या है? अच्छा चालक। इसीलिए इसे इंग्लिश में बोलेंगे इलेक्ट्रिक। बहुत अधिक विद्युत को क्या कर लेगा? वहन कर लेगा, बहुत अधिक विद्युत को अपने से होकर जाने देगा, तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक। और हिंदी में बोल सकते चालक। क्या बोलेंगे? चालक। अब बात करते हैं चालक, कंडक्टर जिसको बोलते हैं। धातु यानी मेटल, लोहा लीजिए, एल्युमिनियम ले लीजिए, तांबा ले लीजिए या चांदी ले लीजिए, ये क्या करेगा? अपने से होकर विद्युत को बहुत अधिक मात्रा में जाने को देगा, इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक, यानी चालक बोलेंगे। अधातु जो अपने से होकर नहीं जाने दे, विद्युत को जाने ही ना दे, विद्युत को जाने ही ना दे, उसे बोला जाता अधातु, यानी हिंदी में बोलेंगे अधातु। विद्युत या ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। अधातु विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है? कुचालक। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, देखिए ठीक सही है ना? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन की विद्युत का क्या है? कुचालक है। यही हवा में जल की मात्रा आ गया तो हम नंगे तार है कोई 11,000 का कहीं पे, तो हवा के संपर्क में आएगा, करंट मार देगा। लेकिन हवा के संपर्क में क्या? नंगे तार फैला है ऊपर में। अब हम नजदीक से जा रहे हैं, हवा ठीक ना हुआ कि हवा में ऑक्सीजन कुचालक है, नहीं तो होता तो सीधे जाते जाते वही में सट जाते। इसमें सही हुआ कि कुचालक है। ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन विद्युत का क्या? कुचालक है। वही लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और जितने भी धातु है और विद्युत का क्या है? सुचालक है, तो उसे चालक बोलेंगे। और बहुत अधिक विद्युत का वहन कर रहा है, इलेक्ट्रिक बोलेंगे। तो जैसे में पंखा हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, इस सब में यही इलेक्ट्रिक का उपयोग किया जाता है। जो अधिक विद्युत का वहन करता है इलेक्ट्रिक बोला जाता है। अधातु जो विद्युत का वहन न करे उसको क्या बोलेंगे? अधातु या कुचालक बोलेंगे। अब बात करते हैं उपधातु। उपधातु विद्युत का तनी तनी चालन करेगा, तनी तनी चालन करेगा। जैसे सिम कार्ड के पीछे में जो छोटा सा सिम लगा रहा था उसमें पीला कलर रहता है, सिलिकॉन, जिसे बोला जाता है सिलिकॉन। और ये तनी तनी विद्युत का चालन करता है, इसीलिए इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या बोलेंगे इसे? इलेक्ट्रॉनिक्स, ELECTRONICS, इलेक्ट्रॉनिक्स। और तनी तनी चालन कार्य यानी अर्थात अर्धचालक उपधातु, मेटलर्जी। अब बात करते हैं, ये तीनों आप लोगों को समझ में आ गया होगा तत्व का तीन टाइप। अब बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक का दो प्रकार, यानी ऐसे करके सूत्र मिला है
NaCl H2O AgBr। अब इसी में कोई ऐसा यौगिक है जिसमें कार्बन है तो कार्बोनिक, और जिसमें कार्बन नहीं है तो अकार्बनिक। कार्बन को इंग्लिश में, कार्बनिक को इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्गेनिक, और अकार्बनिक को बोलेंगे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है, ऑर्गेनिक हो गया। यहाँ पे CaCO3, इसमें कार्बन है, यहाँ पे भी CaCO3 कार्बन नहीं है, ये है कार्बन। CO2 यहाँ पे कार्बन है, यानी जिस यौगिक में कार्बन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, कार्बनिक यौगिक। जिसमें कार्बन नहीं रहेगा जैसे H2O NaCl SO2 AgBr, वह क्या होगा, अकार्बनिक। अब बात करते हैं मिश्रण का दो प्रकार। मिश्रण के दो प्रकार में विषमांग आता, कौन कौन आ जाता, विषमांग, हेट्रोजीनियस, इसे बोलेंगे इंग्लिश में हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस जैसे कोनो चीज मिला दीजिए जो असमान रूप से मिला और उसके कण दिखाई दे रहे हैं, जैसे बालू और जल को मिलाइए तो बालू अलग हो जाता, अलग नीचे में बैठ जाता, और जल ऊपरी में रहता है, यानी असमान रूप से मिला है और कण दिखाई देते हैं, पता स्पष्ट रूप से पता चल जाता है कि यहाँ पे बालू का कण है, यहाँ पे जल का कण है, तो वह क्या हो जाता है, विषमांग। वही नमक और जल मिलाइए या चीनी या नमक मिलाए, समांग यानी होमोजीनियस। समांग का मतलब क्या, होमोजीनियस। समांग का इंग्लिश क्या होता है, होमोजीनियस। और यदि आप बालू और जल मिलाए तो ये असमान रूप से मिला है, कण दिखाई देगा सामने, तो क्या हो जाता है, विषमांग। वही नमक या जल मिलाइए या चीनी या जल मिलाइए तो ये समान रूप से मिल जाता है। चीनी और जल मिलाने के बाद पता नहीं चलता किधर चीनी का कण है, किधर किधर नमक है और किधर जल है, पूरे समान रूप से एक रंग में मिल जाता है, यानी समांग है। तो सभी अंग क्या है, समान। उसको किधरों से टेस्ट कीजिए तो सामान्य अंग दिखाई दे, सामान्य रूप से स्वाद मिलेगा। यदि समान रूप से स्वाद नहीं मिल रहा तो और उसको मिलाना पड़ेगा, यानी कि समांग हो गया। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा पदार्थ यानी मैटर के बारे में, पदार्थ यानी मैटर के बारे में, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। यदि आप लोगों को केमिस्ट्री या फिजिक्स या बायोलॉजी में मुख्य टॉपिक जो होता है इंपोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी, साथ में बोर्ड एग्जाम के लिए भी, जो मुख्य टॉपिक होता है, यदि आप लोगों को पढ़ना है तो हमसे कृपया जुड़ सकते हैं अखंड भारत शिक्षा चैनल से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।